प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम बात कर रहे थे ली-सातेले के नियम में साम्य अवस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। इसमें दो बातें हम पढ़ चुके हैं कि जब डेल्टा n इक्वल टू 0 होगा तो अक्रिय गैस मिलाने का कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके। नंबर 2, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर। अब हम बात करें स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाना। ओके। तो स्थिर दाब पर जब आप अक्रिय गैस मिलाएंगे किसी अभिक्रिया में, तो सीधी सीधी बात है कि साम्य पर उस दिशा में जाएगा साम्य जिधर गैसीय मोलों की संख्या अधिक हो। क्यों भाई? क्योंकि आयतन में वृद्धि होती है। देखिए, आप अक्रिय गैस मिलाएंगे तो यहाँ पर दाब तो स्थिर है तो आयतन बढ़ेगा। अक्रिय गैस जो दाब लगाएगी वो स्थिर रहना चाहता है, इसलिए आयतन बढ़ेगा। आयतन कब बढ़ता है? जब गैसीय मोलों की संख्या बढ़ती। क्लियर। तो निष्कर्ष ये आया कि साम्य अवस्था पर अगर स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाएं तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर गैसीय मोलों की संख्या अधिक हो। इसके लिए डेल्टा n इक्वल टू 0 की बात तो लगेगी नहीं, क्योंकि उस पर तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है। बात करें डेल्टा n धनात्मक, तो जैसे PCl5 का वियोजन, तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा इस स्थिति में, क्योंकि अग्र दिशा में 2 मोल हैं PCl3 और Cl2 और अभिकारक एक ही मोल है। इसी प्रकार डेल्टा n ऋणात्मक, जो कि उपरोक्त का विपरीत होगा कि स्थिर दाब है, अक्रिय गैस मिलाई आपने, तो साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा। जैसे SO3 का निर्माण 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NH3। यहाँ आपको एक ध्यान रखने की बात है, परीक्षा में जब सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो अक्रिय गैस मिलाने पर नहीं बोलना जरूरी नहीं है उसका। कोई भी अक्रिय गैस बोल सकता है कि हीलियम मिलाने पर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। रेडॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है सामान्यतः। तो हम ये कहेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि साहब अक्रिय गैस लिखा हुआ तो आया ही नहीं था परीक्षा में। अक्रिय गैस मिलाने पर लिखे या अक्रिय गैस का नाम लिख दे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, तो एक ही बात है। यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि अक्रिय गैस अगर स्थिर दाब पर मिलाते हैं तो इस स्थिति में पात्र में पिस्टन लगी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिस्टन ऊपर की ओर उठेगी जब हम अक्रिय गैस मिलाएंगे और इसीलिए आयतन बढ़ेगा। स्थिर दाब आपको रखना है और अक्रिय गैस मिलाने का अध्ययन करना है तो पात्र में पिस्टन लगी रहनी चाहिए, ताकि अक्रिय गैस मिलाने पर पिस्टन ऊपर उठेगा, मीन्स दाब स्थिर रहेगा, अतः आयतन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं भौतिक साम्य। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि साम्य भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। रासायनिक साम्य का मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में जब साम्य स्थापित होता है तो उसे रासायनिक साम्य कहते हैं, और भौतिक अभिक्रियाओं में जब साम्य स्थापित होगा तो उसे भौतिक साम्य कहते हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि भौतिक अभिक्रियाओं में जब साम्य स्थापित होगा तो उसे भौतिक साम्य कहते हैं, जहाँ पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। ओके। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है आप जानते हो? वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ की अवस्था बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। कई बार देखिए कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे सवाल आते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये कहा जाता है कि नमक को पानी में घोल दिया, तो बताइए ये भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक? अरे भाई, इसमें सीधी बात है, नमक को पानी में घोला तो नमक का विलयन बन गया, लेकिन है तो नमक ही। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? भौतिक अभिक्रिया। और इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। उस नमक के विलयन में से आप पानी को उड़ा दीजिए, वाष्पित कर दीजिए, वापस नमक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहते हैं लोहे को गर्म करना। अरे गर्म करने से कुछ भी नहीं होगा, खाली रेडिएशंस उसमें डाल रहे हैं, और ठंडा करेंगे तो वापस पूरी स्थिति आ जाएगी। लेकिन दूध से दही बनना, ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों? यह है रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही एक नया पदार्थ है
और पुनः आप किसी भी स्थिति में दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है बल्कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आप ऐसे प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से विभिन्न कंपटीशन वाली परीक्षाओं में जवाब दे सकते हैं, खाली समझने की आवश्यकता है। यहाँ हम भौतिक साम्य के उदाहरण लें। बर्फ से जल बनना मीन्स H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, जल से जलवाष्प बनना, H2O लिक्विड से H2O वाष्प गैस। ओके। पोटेशियम क्लोराइड KCl पानी में घोलना तो जलीय विलयन बनना उसका। यहाँ पर ये जो KCl का जलीय विलयन बन रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, हीट इज रिक्वायर्ड, उष्मा चाहिए। आयोडीन ठोस से आयोडीन गैस, ये कैसी अभिक्रिया है? ये भी उष्मा शोषी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ठोस से गैस डायरेक्ट बनती है। आप याद कीजिए, ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो ला सातेली का नियम है वो रासायनिक साम्यों की तरह भौतिक साम्य पर भी लगा सकते हैं, और इस पर भी कभी कभी सवाल आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। यहाँ ध्यान से समझने की बात है कि बर्फ का गलनांक कम होगा कब? जब दाब बढ़ाएंगे। लेकिन ये अन्य ठोसों पर नहीं लगता। अन्य ठोसों में दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, ये जो बर्फ वाली बात है ये अपवाद है। जैसा कि आप जानते हैं अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। ओके। तो यहाँ जब आप दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, और अन्य सभी ठोसों में दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ता है। तो इसको विशेष रूप से आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अपवाद है जिसके का कारण है हाइड्रोजन बंध, और इसके कारण बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। दूसरी बात करें, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। एकदम सही बात है। दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दाब बढ़ाने से जो जल वाष्प है वो वापस जल की ओर जाएगी, और हमें उसको दूर करने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा। क्यों? क्वथनांक में क्या हो रहा है? वाष्प भी तो बन रही है, और आप दाब बढ़ाकर वाष्प को वापस जल की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको अधिक उष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। अब उष्मा छेपी और उष्मा शोषी विलयन की बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलें तो इसका जल में विलयन जो बनेगा वो उष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके। तो यहाँ क्या होगा? ताप बढ़ाओगे तो जल में विलेयता इसकी बढ़ेगी। ये तो सामान्य नियम है उष्मा छेपी उष्मा शोषी के, वही नियम लगेंगे। जबकि एक उदाहरण हो रहा है कैल्शियम एसीटेट CH3COO2Ca, इसका जल में विलयन उष्मा छेपी अभिक्रिया, उपरोक्त का विपरीत। अतः ताप बढ़ाने पर इसकी जल में विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ आपको ये जो विलेयता वाले प्रश्न करने हैं उसमें पहले ये देखना होगा कि वो विलयन बन रहा है वो उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी। अगर उष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर जल में विलेयता बढ़ेगी, और अगर उष्मा छेपी है तो ताप बढ़ाने पर जल में विलेयता कम होगी। इसी प्रकार आप जानते हैं ग्लूकोज और शुगर, ये जल में घोलने पर उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठंडा हो जाता है। आप ये खुद करके देख सकते हैं घर पे कि आप एक सामान्य ताप का पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए, उसमें चीनी घोलिए तो ठंडा लगेगा आपको। ओके। क्यों? क्योंकि उष्मा शोषी है, उस जल की उष्मा उस पदार्थ ने घुलते समय ले ली। इसीलिए जब आप अपने घर में अगर दैनिक जीवन में बात करें, प्रायोगिक परीक्षाओं में, उसमें कंपटीशंस में भी सवाल आते हैं कई बार कि आप शिकंजी बनाते हैं नींबू की या कोई भी, तो उसमें पहले बर्फ़ नहीं डालें, पहले चीनी को अच्छी तरह घोल लें, क्योंकि बर्फ़ डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा विलयन, और ठंडा हो जाएगा तो चीनी घुलेगी नहीं अच्छी तरह। ओके, थैंक यू।